नमस्कार, मैं आपका साथी सुमित अवस्थी। शाम के 7 बजने वाले हैं। चक्रव्यूह का वक्त है। सबसे पहले वो कहानियां जिन पर आज आपने वोटिंग की है। पहली कहानी, यूपी की सियासत में अंकल वर्सेस जेनजी का महामुकाबला। 18% दर्शकों की डिमांड पर हम दिखाएंगे इसकी इनसाइड स्टोरी। आखिर यूपी का युवा वोटर किस ओर जा सकता है? क्या मुस्तफा खामेनेई की एक धमकी से डर गया अमेरिकी राष्ट्रपति? 22% दर्शक जानना चाहते हैं कि क्या सच में कैटरिंग ट्रक में छिपकर भागे थे राष्ट्रपति ट्रंप। 7:28 पर डिटेल में इस इंटरनेशनल सीक्रेट प्लान से पर्दा उठेगा। कहीं जाइएगा मत, बने रहिए मेरे साथ। 26% दर्शकों की नजरें संसद के संग्राम पर हैं। सरकार और विपक्ष के बीच छिड़ी है पोस्टर वॉर, और ये वॉर असली वॉर जैसी तब्दील होती जा रही है। आखिर सदन में कब तक चलेगा ये आर पार? आज हम आपके सामने रखेंगे इस ड्रामे का पूरा कच्चा चिट्ठा। और अब आज की सबसे बड़ी खबर, जिससे मिले सबसे ज्यादा 34% वोट। रांची की सड़कों पर लाठीचार्ज। क्या एक बड़े सियासी चक्रव्यूह में फंस चुके हेमंत सोरेन? झारखंड के सीएम का अगला दांव क्या होगा? शुरू करते हैं आज की हमारी इसी लीड स्टोरी के साथ, जिसको आपने सबसे ज्यादा पसंद किया है। रांची में कल छात्रों पर लाठीचार्ज की गूंज आज तक सुनाई दी है। लाठीचार्ज के विरोध में एबीवीपी कार्यकर्ता झारखंड विधानसभा का घेराव आज करने पहुंचे। ये तस्वीरें आपके सामने रांची के पुराने विधानसभा परिसर के पास की हैं। आज बीजेपी ने, एबीवीपी ने झारखंड बंद का कॉल दिया था, जहां एबीवीपी के कार्यकर्ता छात्रों पर हुए लाठीचार्ज का हिसाब मांगने के लिए अपनी सरकार को घेरने पहुंचे थे। जैसे ही प्रदर्शनकारी विधानसभा की ओर बढ़ने लगे, पुलिस ने कटीले तारों और बैरिकेड से इन्हें रोकने की कोशिश की। इसके बाद एबीवीपी के तमाम कार्यकर्ता, तमाम छात्र सड़क पर धरने पर बैठ गए और हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी करने लगे। कल जो हमारे आम छात्रों पर लाठीचार्ज देर रात को की गई है, उसके विरोध में हम लोग पुराना विधानसभा से नई विधानसभा तक मार्च निकाल रहे थे और झारखंड सरकार को उनकी गलतियों को ज्ञात करवाने के लिए वहां तक पहुंच रहे थे। तो हमारे पुलिस प्रशासन के जोर से हमें पुराने विधानसभा पर ही रोक दिया गया है और छात्रों का आवाज को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। सड़क पर बैठे इन एबीवीपी कार्यकर्ताओं को जब पुलिस ने हटाने की कोशिश की तो माहौल और ज्यादा गर्मा गया। दोनों के बीच तीखी नोकझोंक हुई और जमकर धक्का मुक्की हुई। इसके बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेना शुरू कर दिया, लेकिन प्रदर्शनकारी बस की छत पर चढ़कर छात्रों के समर्थन में नारेबाजी करने लगे। जब जब जुल्मी जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा वंदे मातरम के नारों से। आपको बता दें कि छात्रों पर लाठीचार्ज के विरोध में आज बीजेपी ने झारखंड बंद का ऐलान किया था, जिसका कोई खास असर देखने को पूरे राज्य में नहीं मिला है। लोकतंत्र में कोई किसी को विरोध प्रदर्शन करने से नहीं रोक सकता है, लेकिन सवाल यह कि आखिर ये नौबत आई क्यों? हेमंत सोरेन सरकार के सामने छात्रों को विरोध प्रदर्शन के लिए क्यों उतरना पड़ा? अगर सरकार ने छात्रों की मांगे मान ली होती तो ये नौबत नहीं आई होती। ना ही लाठीचार्ज होता और न ही आंसू गैस के गोले चलाने पड़ते और न ही वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ता। यह सरकार का फेलियर है कि युवाओं को अपनी किताबें छोड़कर सड़क पर उतरना पड़ा, और वो भी इतने दिनों से। आज 19 दिन हो गए। पुलिस की लाठियां सीधे सीधे पड़ी हैं। वाटर कैनन और आंसू गैस के गोलों का सामना इन छात्रों को मजबूरन करना पड़ रहा है। हेमंत सोरेन सरकार का कहना है कि 98% मांगे वो इन छात्रों की मान चुके हैं। तो फिर 2% में सरकार को अब क्या दिक्कत है? क्यों ये 2% डिमांड सरकार नहीं मान रही है? छात्र अगर सीबीआई से जांच की मांग कर रहे हैं तो आखिरकार सरकार को दिक्कत क्या है? सरकार क्यों सीबीआई को जांच नहीं सौंपना चाहती? क्या इस डर से कि सीबीआई एक केंद्रीय एजेंसी है जो केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंदर में आती है, और ऐसे में अगर जांच हुई तो जांच की आंच में हेमंत सोरेन सरकार के बड़े बड़े नेता, दिग्गज अधिकारी फंस सकते हैं? सीबीआई जांच की सिफारिश करने से हेमंत सोरेन आखिरकार क्यों बच रहे हैं? ऐसे कई सवाल हैं जिसके चक्रव्यूह में झारखंड की सरकार इस वक्त फंसी हुई दिखाई देती है। अरे बच्चे को तो एक ही मांग है कि सीबीआई जांच कराओ। जो दोषी होंगे पकड़े जाएंगे, जो दोषी नहीं होंगे वो छूट जाएंगे।
फिर सरकार अपनी हट पर अड़ी हुई है कि बच्चों की सिंपल सी मांग को मानने के तैयार नहीं है और बच्चों की आवाज को लाठी डंडे से दबाना चाहती है। तो लाठी डंडे से किसी की आवाज नहीं दबती है, आवाज और स्प्रेड होगी। केंद्र एजेंसियों से लेकर के आपका इलेक्शन कमीशन तक आपका जो है सवाल के घेरे में है, अपॉइंटमेंट्स जो है सवाल के घेरे में है। और उसके बाद अगर हम बोलेंगे कि भाई हमें विश्वास नहीं है, भरोसा नहीं है, तो इसमें कहीं कोई मतलब आपका जाके बिल्कुल बहुत क्लैरिटी के साथ ही मैं बात को बोल रहा हूं। सीबीआई डिमांड को लेकर पेच फंस गया है। सीबीआई को जांच सौंपने से आखिरकार झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार क्यों बच रही है? अब से कुछ देर पहले मैंने इस सरकार में कृषि मंत्री है शिल्पा नेहा टिर्की, जो कि फर्स्ट टाइम एमएलए हैं, कांग्रेस के कोटे से एमएलए हैं, राज्य की कृषि मंत्री हैं, और हेमंत सोरेन को उन्होंने कल उनके जन्मदिन पर बधाई भी दी थी। क्या कहना है शिल्पी का? आखिरकार क्यों उनकी सरकार सीबीआई इंक्वायरी से आनाकानी कर रही है? सुनते हैं। सीबीआई इंक्वायरी की मांग छात्र पर अड़े हुए हैं। सीबीआई इंक्वायरी से आपकी सरकार क्यों मना कर रही है? नमस्कार। पहली बात तो मैं आपको बतलाना चाहूंगी कि हमारी सरकार को जैसे ही इन तमाम अनियमितताओं की जानकारी मिली, हमारी सरकार ने त्वरित इसमें कार्रवाई का कार्य शुरू कर दिया है। और अब बीजेपी इसे एक अलग तरीके का रंग देने का काम कर रही है और इसीलिए लगातार सीबीआई जांच की मांग कर रही है। इसमें मैं दो कारण देना चाहूंगी कि क्यों हमारी सरकार सीबीआई जांच के साथ नहीं जाना चाहती है। पहला ये कि पूर्व में भी जेपीएससी के द्वारा जो अनियमितताएं हुई हैं, 2002 की बात करें, 2007 की बात करें, झारखंड की मैं बात कर रही हूं, उन तमाम चीजों में आज भी सीबीआई की जांच जारी है। विगत 20 साल से जिस एजेंसी ने कोई नतीजा नहीं दे पाया, दोबारा उसमें कैसे विश्वास किया जाए? दूसरी चीज ये भी है कि अभी भी आप पूरे देश भर में देखिएगा 148 डॉक्यूमेंटेड सीबीआई केसेस हैं पेपर लीक मामले के, उसमें से सीबीआई का क्लोजर रिपोर्ट केवल एक। इज दैट द एफिशिएंसी वी आर लुकिंग एट? जबकि सीआईडी को जब से केस गई है ये पूरे जेपीएससी में, अभी तक 19 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। मैं आपको बतलाना चाहूंगी कि जो जेपीएससी के अध्यक्ष रहे, पूर्व अध्यक्ष जिन्होंने इस्तीफा दिया, कल उनकी गिरफ्तारी हुई है। शिल्पी नेहा टिर्की कृषि मंत्री हैं। इनके साथ पूरी बातचीत आप सुन सकते हैं। ये हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म टाइम्स नाउ नवभारत पे कुछ ही देर में अपलोड हो जाएगी। ये इंटरव्यू कुछ ही मिनट पहले रिकॉर्ड हुआ है। जैसे अपलोड होगी आप पूरा सरकार की क्या मंशा है, क्यों राहुल गांधी विरोध कर रहे हैं, क्या राहुल गांधी के विरोध का असर जेएमएम कांग्रेस की सरकार पर पड़ेगा, और आखिरकार ये क्या सबूत है सरकार के पास कि जो लोग उपद्रव कर रहे थे वो बाहर से आए थे, वो बीजेपी के कथित तौर पर कार्यकर्ता थे, जैसा कि शिल्पी नेहा ने कहा है। उन पर क्या कार्रवाई होगी? इन तमाम सवालों के जवाब शिल्पी नेहा से आप सुन पाएंगे हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। जंतर मंतर हो या फिर रांची की सड़कें, एक बात तो बिल्कुल साफ है कि पानी की बौछारें, आंसू गैस के गोले और पुलिस की लाठियां जेन ज़ी यानी इस देश की नई पीढ़ी के हौसले को डिगा नहीं सकती। जब बात भविष्य और हक की हो तो ये जनरेशन चुप बैठने वाली नहीं है। सरकार चाहे किसी की भी हो, लेकिन जेन ज़ी की आवाज को दबाया अब नहीं जा सकता है। कल दिन के उजाले में छात्रों पर बेदर्दी से लाठियां बरसाई गई थी। वो तस्वीरें आपको याद होगी, ये 10 अगस्त की तस्वीरें हैं। लगा था कि पुलिस या सख्ती के आगे आंदोलन टूट जाएगा, लेकिन छात्र हटे नहीं हैं, डटे रहे। इसके बाद देर रात भी पुलिस ने लाठियां बांधी, लेकिन युवाओं का सब्र और संकल्प नहीं डिगा। अब भी प्रदर्शनकारी सीना तानकर सिस्टम के खिलाफ खड़े हुए हैं और प्रोटेस्ट पर वही स्टेडियम में दोबारा बैठ गए। ये लोग के पास एक भी महिला प्रशासन नहीं थी, सबको खदेड़ के मारे। ये लोग झारखंड सरकार की गुलामी कर रहे हैं। झारखंड सरकार मैया समान योजना देती है और ये लोग माता बहनों को मारने का काम करते हैं। ये लोग को काला वर्दी पहनाना चाहिए, मुंह में थैली चूक देना चाहिए। आज हम लोग अपने खून से इनकलाब लिख कर जाएंगे। अगर हमारे झारखंड के वीर शहीद हुए थे, आज हम लोग भी और ज्यादा करेंगे तो हम लोग फूलों खानों का रूप तैयार करने में तैयार है। हम जाएंगे लोगों को लेके जाएंगे। सोमवार को विधानसभा घेराव के दौरान पुलिस के बल प्रयोग में 100 से अधिक छात्र घायल हुए। कई छात्रों के हाथ और पैर में फ्रैक्चर होने की खबरें थी। रांची पुलिस के करीब 14 पुलिसकर्मी भी घायल हुए। लेकिन सवाल ये कि जब छात्र इतने दिनों से शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे तो फिर अचानक उग्र कैसे हो गए? जेएमएम के नेता बीजेपी पर छात्रों को भड़काने का आरोप लगा रहे हैं। कांग्रेस के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने एक वीडियो अपने प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर किया है।
इस वायरल वीडियो में कुछ युवक दावा करते नजर आते हैं कि उन्हें पश्चिम बंगाल से झारखंड के छात्र आंदोलन में शामिल होने के लिए लाया गया है। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने यह पोस्ट किया था, उनके हवाले से ये हमने आपको वायरल वीडियो दिखाया। इसकी पुष्टि टाइम्स नाउ नवभारत नहीं करता है। हालांकि इस बीच में एक और बड़ी खबर आ गई है। झारखंड सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है। छात्रों के दबाव में आकर हेमंत सोरेन सरकार का बड़ा फैसला है। जेपीएससी पर सरकार का बड़ा फैसला। बैकलॉग की दोनों परीक्षाएं रद्द करने की बात छात्रों की सरकार ने मान ली है। 14वीं जेपीएससी की परीक्षा, प्रारंभिक परीक्षा रद्द हो चुकी है। झारखंड सरकार ने आदेश जारी किया। 11वीं से 13वीं जेपीएससी झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षा की जांच भी की जाएगी। 2023 और 2025 की बैकलॉग परीक्षाएं रद्द होंगी। ये बड़ा डिमांड थी छात्रों की। एक और बड़ी डिमांड के आगे सरकार झुक गई है। अब केवल सीबीआई इंक्वायरी पर आकर बात फिर फंस गई, जिसकी बात हम बार बार कह रहे हैं कि सरकार क्यों सीबीआई इंक्वायरी ऑर्डर नहीं कर रही है। बकौल झारखंड की मंत्री शिल्पी नेहा टिर्की कि सीबीआई जांच पर सरकार को भरोसा नहीं है। 20-25 साल से 2003 की मामले की जांच चल रही है, अब तक सीबीआई जांच पूरी नहीं हुई। झारखंड विधानसभा में आज भी छात्रों पर लाठीचार्ज की गूंज सुनाई दी। बीजेपी ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। विपक्षी विधायकों ने छात्रों पर हुए लाठीचार्ज का विरोध करते हुए पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की, जिसके जवाब में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने क्या कहा, सुनिए। कोई नहीं आ सकता, लेकिन ये हमारे जो विपक्ष के लोग जो गेरुआ वस्त्र पहन करके ढोंग रच करके दुनिया को दिग्भ्रमित कर रहे हैं, अब छात्रों का भी चोला पहन करके झारखंड के छात्रों को गुमराह करने में लगे। लेकिन कोई बात नहीं, वो भी परत दर परत हम हटा के रहेंगे, ये हमारा संकल्प है। अब वाकई में दिन का उजाला हो या रात का अंधेरा, रांची की सड़कों पर डटे इन युवाओं ने यह साबित कर दिया है कि सत्ता का तंत्र चाहे कितना भी कठोर हो जाए, जेन जी के सपनों और जुनून पर लाठियों का पहरा नहीं लगाया जा सकता। जब तक निष्पक्ष जांच और न्याय की मांग पूरी नहीं होती, ये पीढ़ी पीछे हटने वाली नहीं है। अनशनकारी देवेंद्र नाथ महतो को तो पुलिस ने घटनास्थल से जबरन उठाकर अस्पताल में कल भर्ती कराया। उनकी तबीयत खराब हो गई थी, लेकिन इसके बावजूद रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम और बापू वाटिका में आंदोलन की आग बुझने की बजाय और तेज हो गई। आज भूख हड़ताल का 9वां दिन है और मैं कोडरमा जिला झारखंड से हूँ। जिस तरह से पुलिस की बर्बरता आपने देखा, वो बहुत ही शर्मसार करने वाली है। और मतलब एक मानवता को शर्मसार करने, मतलब कि बच्चियों को जिस तरह से दौड़ाया गया, मारा गया, कपड़े फाड़े गए और जिस तरह से उनके साथ सैल्यूट किया गया, जबकि बच्चों ने कभी आज तक। देवेंद्र नाथ महतो अस्पताल में हैं, उनका इलाज चल रहा है। उनके इरादे लेकिन अभी भी फौलादी हैं। अस्पताल में इलाज के बीच कॉकरोच जनता पार्टी के जो संस्थापक है अभिजीत दीप के, उनके साथ देवेंद्र नाथ महतो की बातचीत हुई। तो झारखंड में जो लोग अभी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनके नाम, उनकी संस्थाएं क्या, ये भी आपको पता होना चाहिए। जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच, जेपीएससी जेएसएससी अभ्यर्थी न्याय मंच, दोनों ही संगठन छात्र आंदोलन की इस वक्त अगुवाई कर रहे हैं। जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच के चेहरे हैं रविंद्र पासवान, पीयूष कुमार, राजेश प्रसाद, नीतू कुजूर, अंकित राज और कार्तिक सोरेन उनके साथ हैं। जेपीएससी जेएसएससी अभ्यर्थी न्याय मंच के चेहरे देवेंद्र नाथ महतो हैं, जिन्हें झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा समर्थन दे रहा है। अब तक इन्हीं छात्रों के प्रतिनिधियों की सरकार के साथ 3 दौर की बातचीत हुई है, लेकिन पेच, जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूं, सीबीआई जांच को लेकर हो गया है और सीजीएल परीक्षा को रद्द करने की मांग पर अड़ा हुआ है। झारखंड में इस समय हेमंत सोरेन की नेतृत्व वाली इंडिया ब्लॉक वाली सरकार चल रही है। कुल 81 विधानसभा सीटें हैं झारखंड में, जिसमें जेएमएम के अपने 34 एमएलएज हैं, 16 कांग्रेस के हैं, 4 आरजेडी के विधायक, यानी कुल मिलाकर सरकार के पास बहुमत की कोई दिक्कत नहीं है। 2 लेफ्ट के विधायक भी सरकार को बाहर से समर्थन देते हैं। बीजेपी की अगुवाई वाले विपक्ष के पास मात्र 24 सीटें हैं। झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा का 1 विधायक है। ये विधानसभा का गणित है, सरकार की सेहत पर असर नहीं पड़ रहा है। विधानसभा के इस मजबूत गणित के बीच बड़ा सवाल ये उठता है कि जिस सरकार के पास 56 विधायकों का इतना बड़ा संख्या बल और स्पष्ट जनादेश है, उसे छात्रों की आवाज सुनने में इतना वक्त क्यों लग रहा है।
अब बात करते हैं आज की अगली एक और बड़ी स्टोरी की, जो कि झारखंड से जुड़ी हुई है, जिसका असर दिल्ली में दिखाई दे रहा है। संसद चल नहीं पा रही है, लेकिन संसद के बाहर राजनीति फुल टॉस में उछाली जा रही है। संसद के अंदर संवाद शून्य है और संसद के बाहर राजनीतिक कोहराम आसमान पर। आज संसद परिसर में एनडीए और कांग्रेस सांसदों ने एक दूसरे के खिलाफ, एक दूसरे के सामने खड़े होकर प्रदर्शन किया। ऐसा बिरला ही होता है, और एक दूसरे के खिलाफ पोस्टर वॉर छेड़ दिया। देश के सर्वोच्च सदन को कोई बिगड़ा दिल से शहजादा अपनी उद्दंडता और सनक के आधार के ऊपर बंधक बनाकर रख लेगा। पहली बार मैंने देखा है कि सरकार के एमपी प्रदर्शन कर रहे हैं, तो इतना तो हमने मजबूर कर लिया है इनको। 100 इश्यू होते हैं, 100 को अलग अलग हमेशा डिस्कशन होता है। क्या 100 सभी मुद्दे लाकर एक ही दिन करते हैं? उनके लिए संदेश है कि अपनी दोहरी मानसिकता, दोहरा चरित्र और ये जो विक्षिप्त मानसिकता है, इसको बंद। ये आरएसएस के पिट्ठू हमेशा ऐसे ही रहेंगे। ये आरएसएस के लोग सबसे बड़े डरपोक होते हैं। इन्हें चर्चा नहीं चाहिए, केवल हंगामा चाहिए। पोस्टर वॉर छिड़ा रहा संसद भवन परिसर में। बीजेपी और एनडीए के सांसद एक तरफ थे, तो कांग्रेस और उसके साथी दलों के सांसद दूसरी तरफ। सबके हाथों में तख्तियां थी, तख्तियों पर नारे लिखे थे, जुबान से नारे निकल रहे थे। एनडीए सांसदों ने विपक्ष पर संसद में चर्चा से भागने का आरोप लगाया, राहुल गांधी भागना मत के हैशटैग को ट्रेंड कराया, तो कांग्रेसी सांसदों ने गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। लोकसभा की कार्रवाई एडजर्न होती रही, बाहर दोनों पक्षों में जुबानी भिड़ंत बढ़ती रही। बल्कि कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने तो जहां बीजेपी के नेता राहुल गांधी के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनके अंदर घुसकर नारेबाजी उनके बीच में शुरू कर दी। अमित शाह सदन में आओ, अमित शाह सदन में आओ, सदन में आओ, सदन में आओ, अमित शाह माफी मांगो। कैमरे के आगे तख्तियां दिखाने की होड़ मची हुई थी दोनों तरफ से। इस दौरान कांग्रेस की सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा और बीजेपी के सांसद मुकेश दलाल का भी आमना सामना हुआ। प्रियंका के संसद पहुंचने पर बीजेपी सांसद राहुल गांधी के खिलाफ नारे लगाने लगे। मुकेश दलाल ने पूछा कि राहुल झारखंड में छात्र प्रदर्शनकारियों से क्यों नहीं मिल रहे हैं। प्रियंका मुस्कुराती हुई उनके पास गई और कहा कि राहुल झारखंड के छात्रों से मिल चुके हैं। आपको लगता है मैम, लगता है क्या राहुल जी डर रहे हैं अमित शाह का सामना करने? राहुल गांधी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। राहुल जी ने झारखंड क्यों नहीं गए? सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों अपनी अपनी बातों पर अड़े हुए हैं। सत्ता पक्ष कह रहा है कि गृह मंत्री अमित शाह तो सदन में आकर जवाब देने के लिए तैयार हैं, लेकिन राहुल गांधी और कांग्रेस सुनने को तैयार नहीं है। वहीं कांग्रेस कह रही है कि उसे अमित शाह का भाषण नहीं सुनना, बल्कि यह जानना है कि 20 जुलाई को छात्रों पर पुलिसिया कार्रवाई पर और पैलेट गन चलाने का हुक्म किसने दिया था। राहुल जी भागिए मत, भागो मत, डरो मत और कान खोलकर गृह मंत्री जी का जवाब सुनो। मगर आप सबने देखा है कि ये सत्र के दौरान सदन से भागते हैं और सत्र के बाद विदेश भागते हैं। सब खड़े हैं नौजवानों के लिए, इस देश के लिए खड़े हैं। जैसे अमित शाह भागा है ना, ये सब भागेंगे, अभी सब भागेंगे। दिल्ली में 20 जुलाई को जंतर मंतर पर प्रदर्शनकारी छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ था। उसमें छात्रों पर पैलेट गन भी चले थे और कील लगी लाठियां भी थी। इसके खिलाफ छात्रों के आंदोलन को नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के सरकार पर हमले से काफी हवा भी मिली। अब झारखंड में कल हुए लाठीचार्ज को लेकर बीजेपी राहुल गांधी से सवाल पूछ रही है कि झारखंड क्यों नहीं जाते हैं। इन आरोप प्रत्यारोप में संसद का यह मानसून सत्र अब तक लगभग
स्वाहा हो चुका है और बाकी बचे 3 दिनों में क्या होगा ये भी पता नहीं है। बस इतना पता है कि जेन ज़ी के युवाओं के सवाल ने राजनेताओं की नींद उड़ा रखी है। बीजेपी का सवाल झारखंड में छात्रों पर पड़ी लाठियों को लेकर है। बीजेपी आज संसद में यही पूछ रही थी कि राहुल गांधी झारखंड में लाठीचार्ज पर बोलते क्यों नहीं हैं। यह सवाल आपको याद होगा कल ही टाइम्स नाउ नवभारत ने राहुल गांधी से सीधे पूछा था, तो राहुल ने छात्रों पर लाठीचार्ज को गलत बताया था। यानी राहुल गांधी छात्रों पर जो कुछ हुआ रांची में उस पर बयान दे चुके हैं। सुनिए आप। झारखंड के छात्रों के लिए मेरा मैसेज क्लियर है, वी कंडेम, वी आर वेरी क्लियर, कोई कंफ्यूजन नहीं हमारे माइंड में। तो पीसफुल जब तक प्रोटेस्ट हो रहा है, कब उस प्रोटेस्ट को हिंसा से अटैक करना उसके खिलाफ है। चाहे नीट पेपर लीक हो या जेपीएससी की परीक्षा में धांधली, हर जगह व्यवस्था की गड़बड़ियों से आजे जा चुके छात्रों का गुस्सा सड़कों पर उबलने लगा है। लेकिन आप थोड़ी तफसील में जाएं और छात्रों की बातों को गौर से सुने तो यह मसला 1 या 2 पेपर लीक भर का नहीं है, बल्कि ये बड़े स्तर पर रोजगार की समस्या से सीधे तौर पर जुड़ता है। प्रयागराज में जब विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने छात्रों के सवाल पर एक कार्यक्रम किया था इस रविवार को, तो वहां पर एक छात्र ने पूछा कि जब चुनाव का समय फिक्स्ड है तो प्रतियोगी इम्तिहानों का क्यों नहीं फिक्स्ड। जिस दिन राहुल गांधी प्रयागराज में छात्रों के बीच थे, उसी दिन रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी IIT दिल्ली में दीक्षांत समारोह में पहुंचे थे। प्रधानमंत्री मोदी का पूरा फोकस इंजीनियर सेक्टर की नई रिसर्च पर था। आखिर रोजगार के लिए टेक्निकल नॉलेज को बढ़ाना जरूरी भी तो है। रिसर्च सेक्टर में 1 लाख करोड़ रुपए तक की फंडिंग की व्यवस्था की जा रही है। अंग्रेजी में बोलूं, 1 लाख करोड़। ये आपके लिए बता रहा हूं। इसी तरह साथियों, एकेडमिक रिसोर्सेज के एक्सेस को भी आसान बनाया गया है। 1 नेशन 1 सब्सक्रिप्शन के माध्यम से आज दुनिया की प्रतिष्ठित रिसर्च जर्नल्स देश के छोटे से छोटे शहर में बिना किसी अतिरिक्त लागत के पहुंच रही है। तमाम प्रयासों के बावजूद देश में हर साल उतनी नौकरियां नहीं निकल पाती जितने की जरूरत है। इसीलिए सवाल इस बात का नहीं है कि किसकी सरकार कहां पर है। सरकार किसी दल की हो, नौकरियों के सवाल पर पेपर लीक से लेकर लेट लतीफी की घटनाएं हर जगह पाई जा रही हैं। इसी साल जैसे कि फरवरी महीने में कर्नाटक के छात्र 2,80,000 सरकारी नौकरी की भर्ती में देरी पर प्रोटेस्ट कर रहे थे। यही हाल कमोबेश हर राज्य में है। झारखंड में जो कुछ हो रहा है वो किसी से छिपा नहीं है। इसी वजह से जेन ज़ी में इस वक्त उबाल है, गुस्सा है। भारत में जिसे जेन ज़ी कहते हैं, उनकी आबादी करीब करीब इस वक्त 37 करोड़ के आसपास है। इनमें से ही हर साल करीब 50 लाख ग्रेजुएट होकर निकलते हैं। इस वक्त देश में करीब 80% प्राइवेट कॉलेज हैं, जहां से चाहे साइंस हो, आर्ट्स हो या फिर कॉमर्स हो, इनमें भी ग्रेजुएशन की डिग्री लेने के लिए जेब काफ़ी ढीली करनी पड़ती है। यानी शिक्षा बहुत सस्ती नहीं है। आमतौर पर 20 से 22 साल की उम्र में बच्चे ग्रेजुएट हो जाते हैं, लेकिन 25 साल की उम्र तक करीब करीब 40% ये ग्रेजुएट बेरोजगार रहते हैं। वहीं 29 साल की उम्र तक बेरोजगार ग्रेजुएट्स की आबादी करीब 20% की आबादी के आसपास होती है। अब इतने लंबे समय तक बेरोजगार रहने और भविष्य अंधकार में दिखने के कारण बहुत सारे बच्चों को आने वाला कल धुंधला दिखने लगता है। इसीलिए ये जरूरी है कि शिक्षा पद्धति ऐसी हो जिसमें रोजगार सृजन के उपाय भी जरूर किए जाए। अब बात करते हैं आज की अगली कहानी की। यूपी में 2027 का चुनाव अभी दूर है, लेकिन दिल्ली से लेकर रांची तक हुए छात्र आंदोलनों के बाद सियासी दलों ने वोटरों की अगली पीढ़ी यानी जेन ज़ी पर दांव लगाना शुरू कर दिया है। जिस उम्र तक नेता युवा कहलाते थे, अब उसी उम्र में नेताओं को अंकल कहा जा रहा है। राहुल गांधी और अखिलेश यादव को अंकल कहकर मायावती के भतीजे आकाश आनंद ने एक ऐसा तीर छेड़ दिया है जिसका निशाना सिर्फ अखिलेश और राहुल नहीं है, बल्कि 2027 में जेन ज़ी का पूरा वोट बैंक है। यूपी में 2027 के चुनावों में अखिलेश यादव और राहुल गांधी 2017 के चुनावों में माफ करिएगा, राहुल गांधी और अखिलेश यादव के गठबंधन को 2 लड़कों की जोड़ी कहा जाता था। किसी को भी 40+ साल के नेताओं को
लड़का कहने पर आपत्ति नहीं थी, क्योंकि तब तक जेनजी की बात नहीं होती थी, या सीधे शब्दों में कहें तो जेनजी वोटर की अलग कैटेगरी नहीं थी। लेकिन पिछले 2 महीनों में जिस तरह से जेनजी की ताकत देश भर में उभरी है, उसके बाद हर पार्टी जेनजी वोट बैंक को जीत की गारंटी मानकर चल रहा है। इसी जेनजी की सियासत में अब रिश्ते भी बदल रहे हैं। अब देखिए, बीएसपी के नेता आकाश आनंद ने अखिलेश यादव और राहुल गांधी को अंकल कहा है। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश अंकल जी की मैं पूरी इज्जत से, पूरे आदर सम्मान से उनका नाम ले रहा हूं। उनकी उम्र अब हो गई है। अगर मैं 30 साल का लड़का 50 साल के आदमी को अगर अंकल नहीं कहूंगा तो फिर क्या कहूं, आप ही बताओ। कांग्रेस पार्टी के राहुल अंकल हैं, वो आए दिन हर मौके पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की बात करते हैं। 50 साल के वृद्ध आदमी को, ये आकाश आनंद के शब्द हैं। सियासत कितनी मौका परस्त होती है, अब ये देखिए। आकाश आनंद 30 साल के हो गए, खुद उन्होंने कहा। अब उन्हें याद आ रहा है कि 53 साल के अखिलेश यादव और 56 साल के राहुल गांधी तो अंकल के लायक है। अभी तक तो अखिलेश यादव भी मायावती को बुआ कहते रहे हैं। इस रिश्ते के हिसाब से तो आकाश आनंद और अखिलेश यादव भाई भाई हुए सार्वजनिक तौर पर। और अगर आकाश को अंकल कहना ही था तो तब क्यों नहीं कहा जब अखिलेश और उनकी बुआ मायावती के संबंध मधुर हुआ करते थे, एक साथ गठबंधन में ये लोग हुआ करते थे। तब ये तो सभी अब जानना चाहेंगे कि उस वक्त बीएसपी की भावी राजनीति के नायक आकाश आनंद क्या कहकर अखिलेश यादव को संबोधित करते थे। भैया कहते थे, अंकल कहते थे, या कुछ और कहते थे। ये आज राज से पर्दा उन्होंने नहीं उठाया। वैसे एक बात बहुत दिलचस्प है, वो ये कि आकाश आनंद अपनी बुआ मायावती को भी बहन जी ही कहकर बुलाते हैं, जैसे कि सारी सियासी दुनिया उन्हें बहन जी कहकर संबोधित करती है। हमारे मान्यवर साहब, हमारी बहन जी ने पिछले 20 सालों से कड़ी मेहनत कर कर हमारे भाइयों को रिजर्वेशन दिलाने का अपने आप काम कर लिया है। अपनी बुआ जी को बहन जी बोलेंगे और बुआ के भतीजे को अंकल। दरअसल ये कोशिश है आकाश आनंद की कि खुद को वो जेन जी के नेताओं के तौर पर स्टैब्लिश कर लें। ऐसे में टारगेट अखिलेश की युवा छवि को तोड़ना है और 2017 में यूपी के 2 लड़के वाली इमेज को अंकल में बदलने की रणनीति है। अंकल कह लीजिए या वृद्ध कह लीजिए, ये साबित करना है कि ये लोग बुजुर्ग हो चुके हैं, ये जेन जी नहीं है। लेकिन अखिलेश यादव इसका ज्यादा लोड नहीं ले रहे हैं। वो तो युवा योद्धा महासम्मेलन के जरिए जेन जी तक पहुंच बनाने की अपनी पार्टी की तैयारियों में जुटे हैं। सहारनपुर में 6 सितंबर को अखिलेश यादव समाजवादी युवा योद्धा महासम्मेलन करने वाले हैं और इसी सम्मेलन से चुनावी शंखनाद का भी बिगुल बजाएंगे। इसके अलावा जेन जी संवाद कार्यक्रम भी चलाए जाने वाले हैं और जो समाजवादी पार्टी की सरकार के वक्त में लैपटॉप योजना चलती थी छात्रों के लिए, उसकी भी याद अब सपा दिला रही है। साफ है कि देश भर में इन दिनों चल रहे छात्रों के आंदोलन के बाद अखिलेश यादव का फोकस पूरी तरीके से जेन जी के मुद्दों पर है और इसका सीधा संदेश यह है कि अंकल कहे जाने के बावजूद अखिलेश यादव खुद को जेन जी की राजनीति से बाहर नहीं होने देना चाहते। देखिए, ये यूपी बहस का मुद्दा नहीं है और हमारे संबंध बहुतों से बहुत अच्छे रहे हैं, इसलिए कुछ मत कहलवाओ तो ही अच्छा है। मुद्दा अंकल नहीं है। उसके बारे में हम क्या कह सकते हैं? हम लोग भी आदरणीय मायावती जी को बुआ जी कहते हैं, उसमें क्या है? और उसका तो जवाब आकाश जी से लो ना, हमसे क्या। जेन जी को लेकर इतनी बेचैनी इसीलिए है क्योंकि यूपी की सियासत में जेन जी के वोट गेम चेंजर की तरह साबित हो सकते हैं। उत्तर प्रदेश में जेन जी के करीब 7 करोड़ 20 लाख वोटर हैं, जो कि कुल वोटरों का 33.9% यानी करीब 34%। 3 से 5% जेन जी भी इधर से उधर हो गया तो सरकार बनाने का सपना किसी का भी टूट सकता है। 2022 के विधानसभा चुनाव में एनडीए ने 7.22% वोट शेयर लेकर 148 ज्यादा सीटें जीती थी। एनडीए को 273 सीटें मिली थी जबकि सपा गठबंधन को केवल 125 सीटें थी। 2022 के ही विधानसभा चुनाव में 99 सीटों पर हार जीत से 1 से 10,000 वोट का मार्जिन से तय हुआ था। यानी बड़ा क्रिटिकल है ये जेन जी का वोटर।
याद दिलाता हूं, 2012 के विधानसभा चुनाव में सपा और बसपा में सीधी टक्कर थी। सपा को सिर्फ 3.24% ज्यादा वोट मिले थे, लेकिन उसने 144 सीटें ज्यादा हासिल की थी। और इसी आंकड़े की फिराक में अब तमाम लोग लगे हुए हैं। अब जिस तरह से जेनजी के प्रदर्शनों में एकजुटता दिखाई दे रही है, अगर इसी तरह यूपी चुनाव में जेनजी ने एक ब्लॉक की तरह वोट कर दिया तो राज्य की 80 से 120 विधानसभा सीटों के नतीजों को अकेले पलटने का दम ये नतीजे दिखा सकते हैं। ऐसे में अगर 30 साल के आकाश आनंद इसी जेनजी को साधने के लिए अखिलेश और राहुल गांधी पर अंकल वाला तंज कस रहे हैं तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। आकाश आनंद खुद को उसी पीढ़ी का नेता बताने की कोशिश करते हैं जिसे राजनीति में पुराने चेहरों से अलग पहचान चाहिए। लेकिन यहाँ एक और दिलचस्प चुनौती भी है। आकाश के अंकल वाले बयान में अखिलेश और राहुल तो शामिल हैं, लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ जो कि अखिलेश के हमउम्र हैं और प्रधानमंत्री मोदी जो कि बहन मायावती की उम्र के आसपास के होंगे, उनको वो अंकल नहीं कह रहे हैं। ना उनकी उम्र का जिक्र कर रहे हैं, ना उनका रिश्ता बता रहे हैं। ये आकाश आनंद की कौन सी पॉलिटिक्स है? जबकि यूपी और केंद्र में बीजेपी की सरकार है, ऐसे में सवाल और निशाना भी बीजेपी पर होना चाहिए था। लेकिन सियासत में सब कुछ सहूलियत और गुणा भाग के हिसाब से ही तो तय होता है। योगी सरकार भी युवाओं के लिए नीति बना रही, तमाम कार्यों की घोषणा कर चुकी है। सबका फोकस इस वक्त जेनजी पर है। आइए आगे बढ़ते हैं अगली स्टोरी पर। डर, खौफ, एक ऐसा एहसास जो रूह कपा देता है। लेकिन जरा सोचिए, अगर दुनिया के सबसे ताकतवर देश के राष्ट्रपति की डर के मारे रातों की नींद उड़ जाए तो क्या कहेंगे? जब मौत का साया अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर मंडराया तो उनका सारा रुतबा और प्रोटोकॉल एक कैटरिंग ट्रक, यानी वो ट्रक जो खाने का सामान लाता ले जाता है, उसमें छिपकर वो जान बचाने को मजबूर हो गए। ईरान की महज एक खौफनाक धमकी और बदल गया दुनिया के सबसे ताकतवर नेता का हवा में उड़ने वाला प्रेसिडेंशियल रूट। चक्रव्यूह में अब बात दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान की वो सीक्रेट और दहशत भरी उड़ान की जिसने वॉशिंगटन से लेकर लंदन तक हड़कंप मचा दिया। राष्ट्रपति ट्रंप क्या डरे हुए हैं? अमेरिका के राष्ट्रपति जहां जहां जाते हैं सुरक्षा का अभेद्य किला उनके साथ चलता है। लेकिन जब मौत का साया मंडरा रहा हो तो दुनिया की सबसे बड़ी खुफिया एजेंसियां भी चकमा देने को मजबूर हो जाती हैं। वॉशिंगटन पोस्ट की एक चौंकाने वाली रिपोर्ट ने पूरी दुनिया में इस वक्त तहलका मचा दिया है। डोनाल्ड ट्रंप पिछले महीने नाटो समिट के लिए तुर्की की राजधानी अंकारा गए थे, लेकिन वहां से ब्रिटेन वापसी के दौरान कुछ ऐसा हुआ जो किसी हॉलीवुड थ्रिलर फिल्म से कम नहीं है। ट्रंप को ईरान से हत्या की धमकी मिली थी और इसके बाद जो हुआ वो अमेरिका के इतिहास का सबसे बड़ा डिकॉय यानी चकमा देने वाला ऑपरेशन बन गया। तारीख थी 8 जुलाई, जगह तुर्की की राजधानी अंकारा। नेटो समिट खत्म हो चुकी थी। डोनाल्ड ट्रंप कतर से मिले अपने नए और चमचमाते बोइंग 747-8 विमान से यहां पर पहुंचे थे, लेकिन वापसी का प्लान पूरी तरीके से अलग था। ट्रंप ने ऐलान किया कि वो पुराने हल्के नीले रंग के एयरफोर्स 1 से ब्रिटेन जाएंगे। वो कैमरों के सामने सीढ़ियां चढ़े, मुस्कुराए, हाथ हिलाया और पुराने एयरफोर्स 1 के अंदर चले गए। पूरी दुनिया और वहां मौजूद पत्रकारों को लगा कि राष्ट्रपति ट्रंप ब्रिटेन के लिए बस उड़ने वाले हैं। लेकिन असली खेल तो अब शुरू हुआ था। जैसे ही ट्रंप अंदर गए, विमान के पास एक कैटरिंग गाड़ी पहुंची। ये वो गाड़ी थी जिसमें विमान का खाना और सामान जाता है। इसी गाड़ी के अंदर दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान को छिपाया गया और चुपचाप एयरपोर्ट के दूसरे कोने पर खड़े एक छोटे मिलिट्री विमान C-32A तक ले जाया गया। किसी को कानो कान खबर नहीं हुई, यहां तक कि व्हाइट हाउस के कई बड़े अफसर्स को भी इस असली प्लान का पता तक नहीं था। जिस विमान ने ट्रंप को ईरान के संभावित खतरे से निकालकर सुरक्षित ब्रिटेन पहुंचाया वो कोई आम विमान नहीं है, वो अमेरिका का खास सैन्य विमान C-32A है। C-32A विमान असल में बोइंग 757-200 का मिलिट्री वर्जन है। इसका मुख्य काम राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति समेत अमेरिका के बड़े ऑफिसर्स को संकटों के समय या खास मिशन पर सुरक्षित यात्रा कराना है। इसमें सिर्फ 45 यात्रियों के बैठने की जगह होती है, यानी बेहद चुनिंदा लोग। C-32A बार में करीब 10,200 किलोमीटर तक उड़ान भर सकता है। ट्रंप छोटा विमान C-32A लेकर ब्रिटेन के लिए उड़ चुके थे। उधर पुराने एयरफोर्स 1 में बैठे पत्रकारों को लग रहा था कि ट्रंप उन्हीं के साथ ही यात्रा कर रहे हैं, लेकिन उड़ान के दौरान अचानक सिक्योरिटी प्रोटोकॉल बदल गया। देखिए, जैसे ही एयरफोर्स 1 ने टेक ऑफ किया, प्लेन में मौजूद पत्रकारों को आदेश दिया गया कि विमान की खिड़कियों के शेड नीचे गिरा दें। किसी को भी बाहर देखने की इजाजत नहीं थी।
ऐसी सावधानी तब बरती जाती है जब विमान किसी दुश्मन के रडार या खतरे वाले इलाके से गुजर रहा हो। बाद में जब ट्रंप से पूछा गया कि ऐसा क्यों हुआ, तो उनका जवाब था, शायद हम एक खतरनाक फ्लाइट पर थे। 8 अगस्त की रात करीब 10:20 पर ट्रंप का छोटा C-32A विमान ब्रिटेन के एयरबेस पर उतरा। कुछ मिनट बाद पत्रकारों वाला पुराना एयरफोर्स 1 भी वही लैंड हुआ और इसके बाद दुनिया को चकमा देने का दूसरा पार्ट शुरू हुआ। ट्रंप छिपकर वापस पुराने एयरफोर्स 1 में घुसे और रात 10:56 पर सीढ़ियों से नीचे उतरकर कैमरों के सामने ऐसे आए जैसे वो पूरी यात्रा में उसी बड़े विमान में थे। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पुराने एयरफोर्स 1 में मिसाइल अटैक से बचने और इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग के कुछ ऐसे खास इंतजाम हैं जो शायद कतर के शाही परिवार द्वारा दिए गए नए विमान में अभी पूरी तरह एक्टिवेट या सक्षम नहीं हो पाए। हालांकि व्हाइट हाउस ने सुरक्षा में कमी की बात से इनकार किया है। हालांकि व्हाइट हाउस का यह साफ कहना है कि अमेरिका के कई दुश्मन ट्रंप को निशाना बनाना चाहते हैं, इसीलिए सुरक्षा के तरीके बार बार बदले जाते हैं। ट्रंप का खौफ सिर्फ हवा में या खुफिया फ्लाइट्स तक सीमित नहीं है, जमीन पर भी उनके आसपास ऐसे सुरक्षा कवच बिछाया गया है जिसे देखकर लगता है कि मानो वो किसी गोल्फ कोर्स में नहीं बल्कि किसी वॉर जोन यानी युद्ध के मैदान में खड़े हों। जब ट्रंप गोल्फ स्टिक पकड़ते हैं तो उनकी नजर आसमान पर होती है। जी हाँ, जब डोनाल्ड ट्रंप गोल्फ खेलते हैं तो उनकी सुरक्षा के लिए सिर्फ सीक्रेट सर्विस नहीं बल्कि अमेरिकी सेना का खतरनाक एवेंजर एयर डिफेंस सिस्टम और सेंटिनल रडार तैनात रहता है। ये कोई छोटी मोटी सुरक्षा नहीं है, ये सिस्टम आसमान से आने वाले किसी भी ड्रोन, लड़ाकू विमान और यहाँ तक कि क्रूज मिसाइलों को पल भर में खाक करने की ताकत रखता है। ये कोई एक दिन की बात नहीं है। 1 अगस्त को ट्रंप के बेडमिंस्टर गोल्फ क्लब में इस एवेंजर सिस्टम को खुलेआम देखा गया था। ट्रंप के डर की अगली कड़ी जो है वो यहीं से जुड़ती है, राजनीतिक खौफ से। वो खौफ जो अब अमेरिका को ईरान के सामने अपनी सबसे बड़ी शर्त के पीछे हटने को मजबूर कर रहा है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक बेहद चौंकाने वाली रिपोर्ट और सामने आई है। जो अमेरिका कल तक ईरान के साथ नए परमाणु समझौते की जिद पर अड़ा था, वह बिना किसी समझौते के ही जंग खत्म करने की फिराक में है। दरअसल ट्रंप के इस बदले हुए रुख के पीछे एक बहुत बड़ा राजनीतिक डर छिपा है और वो है मिड टर्म इलेक्शंस का। चुनाव से पहले इप्सॉस AAPI के एक ताजा सर्वे ने व्हाइट हाउस की नींद इन दिनों उड़ा दी है। इस सर्वे के मुताबिक नवंबर में होने वाले मिड टर्म चुनाव में ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी के हारने की संभावना 65% तक पहुंच गई है। ये चुनाव ट्रंप के 4 साल के कार्यकाल के बीच होने वाला सबसे बड़ा राजनीतिक इम्तिहान है, जिसके लिए 80% उम्मीदवार पहले ही तय हो चुके हैं। अगर रिपब्लिकन पार्टी ये चुनाव हारती है तो ट्रंप राष्ट्रपति तो बने रहेंगे, लेकिन अमेरिकी संसद में राष्ट्रपति अपना बहुमत खो देंगे। बहुमत खोने का सीधा मतलब है ट्रंप के टैरिफ, वीजा और दूसरे बड़े नीतिगत फैसलों पर विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी सीधे तौर पर रोक लगाने में कामयाब हो सकती है। यानी अमेरिकी राष्ट्रपति के कार्यकाल के बाकी के बचे 2 साल ट्रंप के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं होने वाले। मिड टर्म चुनाव के नतीजे अगर पक्ष में नहीं आए तो ट्रंप को कदम कदम पर डेमोक्रेट्स का विरोध झेलना होगा और यही वजह है कि ट्रंप अब ईरान से उलझने के बजाय हॉर्मुज स्ट्रेट खुलवाकर तेल के दाम कम करना चाहते हैं ताकि महंगाई कम हो सके और मिड टर्म चुनावों में उनकी कुर्सी और संसद का कंट्रोल बच सके। कार्यक्रम के आखिर में आ गया और अब फेवरेट सेगमेंट पब्लिक व्यू की बात करते हैं। मोदी सरकार के ऊपर ऋषभ मिश्रा का पोस्ट है, आंदोलन चाहे कैसा भी हो, लाठीचार्ज करने से बात नहीं बनेगी। देश में समय पर महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर समय समय पर आंदोलन होते रहे, लेकिन पेपर लीक और अयोध्या चढ़ावा चोरी पर सरकार जवाब देने से बच क्यों रही है। एक और पब्लिक व्यू यूपी इलेक्शन के मद्देनजर विवेक पांडे जी का है। यूपी चुनाव में भी अन्य मुद्दों के साथ जेन जी से जुड़े शिक्षा और रोजगार जैसे मुद्दे प्रमुख होंगे। तो आज मेरे साथ इतना ही, कल मुलाकात होगी। फीडबैक भेजते रहिए। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।